बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यूर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, हम लोगों को ना सुकून कहीं से नहीं मिलता, आपको भी पता है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी 40-50 हज़ार कोई सैलरी अगर है, तो उसको ये लगता है कि अगर मेरी लाख रुपए सैलरी हो जाएगी तो उस दिन थोड़ा सा मैं सुकून में आ जाऊँगा, उस दिन मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा, इत्मीनान हो जाऊँगा, यू नो कि मेरी लाख रुपए सैलरी है। और जिस दिन वो लाख रुपए की सैलरी पे पहुँचता है ना, उस दिन वो सारा इत्मीनान उसका वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, जिसके बारे में वो सोच रहा होता है। फिर वो कहता है यार, अगर मेरी अगर 1.5 लाख या 2 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी ना, फिर मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगा, यू नो मेरा सारा कुछ पूरा हो जाएगा। अब या फिर वो ये सोचता है कि अगर मेरी कुछ छोटी गाड़ी है और ये छोटी गाड़ी पे मैं अब बड़ी गाड़ी के ऊपर जब आऊँगा और वो ख़रीद लूँगा तो फिर मुझे इत्मीनान मिल जाएगा कि यार बड़ी गाड़ी आ गई। मगर जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पर पहुँच कर भी आप अगली चीज़ की ख्वाहिश पे मुंतज़र हो जाते हैं कि यार ये वाली गाड़ी, नहीं नहीं नहीं, ये वाला घर, वो वाला घर लेना है, आय हाय हाय, इस इलाके में मैं रहता हूँ, मुझे उस इलाके में शिफ्ट। अब वो जो अपना पास्ट है ना, इंसान वो नहीं देखता कि मैं कहाँ से उठ के कहाँ तक आ गया हूँ यार। आगे देखे जा रहे हैं कि हमने उड़ने ही जाना है, उड़ने ही जाना है, उड़ते ही रहना है। कितना को उड़ लेना है? जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन की जो खुशियाँ हैं, जो चीज़ आपको मिल गई है, आप उससे सेटिस्फाइड होकर उससे उसकी उस पल की खुशी हासिल क्यों नहीं करते? वो छोड़ देते हैं हम। आगे की उड़ने की ख्वाहिशें हमें हमारे प्रेजेंट सिचुएशन को जीने से बिल्कुल दूर कर देती है। आज हम बात करेंगे कि पैसा और इत्मीनान कैसे हासिल कर सकते हैं। साहिबजादा मोहम्मद अशरफ आसमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये इत्मीनान जो है ये कहाँ से मिलता है? ये कौन से बाज़ार, मोहल्ले, दुकान से मिलेगा? बता दें, हम ख़रीद लेते हैं। असल में इंसानी जिबिल्लत जो है ना, नेचर जो है, उसके अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि मैंने आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना, बहुत आगे जाना, बहुत कुछ हासिल करना इंसान की जिबिल्लत में, उसकी नेचर में शामिल है। लेकिन इतना ज़्यादा अपने आप को मुसीबतों में डालकर आगे बढ़ना या पैसा कमाना या जी ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, जैसे आप अभी फरमा रही थी कि जनाब सैलरी अगर 40 हज़ार है तो आप कह रहे हैं जी 1 लाख रुपए आ जाए तो मैं बड़ा पुरस्कून हो जाऊँगा, मेरी ये चीज़ भी पूछ। जब 1 लाख आएगी, हम अपने से नीचे नहीं देखते, हम अपने से ऊपर वालों को देख रहे होते हैं। हालांकि वही आप वाली बात जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि ये नहीं हम देखते कि हमारी कहाँ से हम उठे और कहाँ पर हम आ गए हैं। तो ये कनात एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कनात से कि भाई ठीक है, मेरे लिए ये बेहतर है, मैं अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजार रहा हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा, अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल का देखिए, हलाल और हराम के हवाले से ये अगर हम हराम खाएंगे ना, तो वो हराम का लुकमा जो है वो हमारे अंदर जाकर वही गड़बड़ करेगा अगर हम हराम की कोई चीज़ खाते हैं। और कहते हैं कि अगर हम हराम खाएंगे या अपने बच्चों को हराम खिलाएंगे तो निकलेगा बच्चों में से। जी बिल्कुल ऐसा होगा। इस हवाले से तो बड़ा लैंडमार्क नावल है बानो कुदसिया साहबा का, उन्होंने उसके राजा गिद्ध के अंदर इसी थ्योरी को हलालो हराम के हवाले से उन्होंने बात की है कि हम अपने बच्चों को खुद हराम खाएंगे। मसलन देखें ना, बिल्ली और कुत्ते का गोश्त फी नफ्स हराम है, वो नहीं हम खाते, लेकिन अगर हम हराम की कमाई से मुर्गे का गोश्त भी खाएंगे ना, तो वो भी हमारे अंदर जाकर वही प्रॉब्लम्स पैदा करेगा जो बिल्ली और कुत्ते का या जिन चीज़ों से मना किया है हमारे जो दीन ने, वो खाने से जो अंदर गड़बड़ होती है। तो हलाल और हराम की तमीज़ इसलिए रखी गई कि माशरा जो है एक बैलेंस रह सके, हम लोगों को लूट कर, डाका मार कर, छीन कर ना खाएं, बल्कि अपनी लिमिटेशन में रहें। एक बंदे ने देखें, हम ये नहीं कहते कि हम कहते एक रेडी चलाने वाला, रेडी बान और एक डॉक्टर की सैलरी एक जैसी नहीं हो सकती। एक बंदा डॉक्टर बना है, उसकी सैलरी और है, उसका और मामला बन गया। लेकिन इतना होना चाहिए कि रेडी चलाने वाला भी और डॉक्टर भी है, दोनों के बच्चे जो हैं वो रोटी खा सकें। तो रेडी वाले को भी इतना ज़रूर सफिशेंट चाहिए। माशरती ऊंच नीच इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि रेडी वाला जो है ना वो 2 वक्त की रोटी को तरसे। इत्मीनान सिर्फ पैसे में नहीं है, लस्ट जो है, आगे बढ़ना जो है, या किसी तरह का भी पैसा, शोहरत के लिए बंदा मारा मारा फिर रहा है या पैसे के लिए बहुत मारा मारा फिर रहा है, इत्मीनान कल्ब उस वक़्त होगा जब वो अपनी ख्वाहिशों को जो है ना, वो कहते हैं ना, मैं अपनी ख्वाहिशें महदूद करके जी लूँगा, तू अपने आप को मेरा खुदा ना समझा कर। तो अपनी ख्वाहिशों को जब हम लिमिटेशन में रखते हैं ना, लिमिट क्या है? हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है, हम इंसान हैं,
और हमें अक्ल से नवाजा है। जब अक्ल से नवाजा है तो उसका मतलब यही है कि हमने अपने आप को एक लिमिट में रखना है, हर चीज़ के पीछे नहीं भागना। अच्छा, अगर अब सेहत हमें मिली हुई है, ठीक है, उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे, ठीक है, अब सेहत, जैसे अगर मेरी एग्जांपल कि मैं मुझे कोई ये कहता है कि मेरी टांग, मैं उसको अपनी काट के उसको दे दूं और वो मुझे कहे कि मुझसे 10 करोड़ रुपए ले लो, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए इतनी कीमती है, ये मेरी टांग मैं करोड़ में भी दूंगी। कोई मुझसे मेरी आंख मांगे तो मैं नहीं दूंगी, कोई मेरे हाथ मांग ले मैं नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरी करोड़ों रुपए से ज़्यादा महंगी कीमती चीज़ें हैं। तो फिर जब ये सेहत मिली हुई है ऑलरेडी हमें, मगर हमें इस पर भी इत्मीनान नहीं मिल रहा, सुकून नहीं मिला, क्यों? वजह ये है कि हम हमारे अंदर ना, देखना, अब जिस एज में हम जा रहे हैं, लोगों को शुगर हो गई, गुर्दे ख़राब हो गए, अरबों रुपया कमाया किस काम का, ठीक है ना। वही आप अपनी जान को बंदा हल्का ना करे। हेल्थ इज़ वेल्थ इसलिए कहा जाता है ना कि आपने उतना कमाना है जितना आपको सेटिस्फेक्शन भी दे सके, आपकी ज़रूरियात भी पूरी कर सके, और इसके साथ साथ आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखना है। लोगों को भी आपने, हमारा जो माशरा है या जिस तरह के माशरे को हम क्लेम करते हैं कि हम मुसलमान मुल्क में रहने वाले हैं, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी दुनिया में जो यही समझा जाता है कि आपका खाना पीना, उठना बैठना, एजुकेशन जो है ना वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। लेकिन हम जो है ना, हम आगे ज़रूर बढ़ें, लेकिन वो एक लिमिट का ख्याल रखें कि हमें अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, अक्ल के साथ काम करें। अब इस उम्र में आकर बंदा जब 60-65 साल का हो जाएगा और इतनी बीमारियां लगा कर बैठ जाएगा, वही उससे पहले नहीं है कि अपने आप को पुरसकून रखने के लिए रात को आराम से अपनी नींद सोने के लिए, बजाय इसके दवाइयाँ खाकर सोए, अपनी नींद सोने के लिए वो इतना अच्छे अंदाज में अपनी लाइफ को, पैटर्न को बना के चल रहा होगा। किसी का हक नहीं, जब किसी का हक मारेंगे वो बददुआएं लेंगे। वो बददुआएं क्या हमारे ऊपर असर नहीं करेंगी? डेफिनेटली करेंगे। और अगर हम किसी की मजदूरी है, उसको हमने टाइम पे मजदूरी नहीं दी और उसके पैसे हमने रख लिए, तो क्या हम कहेंगे कि हमें? अच्छा, मैंने देखा है लोगों का हक खा के, लोगों के पैसे खा के लोगों को बड़ी सुकून की नींद आ भी जाती है। ये कौन लोग हैं जिनको बहुत अच्छी खूबसूरत नींद आती है, तसल्ली बख्श नींद आती है, सुकून, उनका अपना ज़मीर जो है वो झंझोड़ता नहीं। अगर कोई किसी का हक खा ले, किसी की चोरी कर ले, किसी की गिबत कर ले, किसी का पैसा खा ले, तो उनको सुकून क्यों नहीं आता? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने मुझे जवाब दिया। ये फॉर द टाइम बीइंग है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा, हम किसी का हक खा के, किसी की मजदूरी खा के, किसी का पैसे चोरी करके, किसी की ग़ीबत करके, किसी को ताना कस के, किसी की कोई बात करके हम सो जाते हैं सुकून से, हमें नींद आ जाती है। ऑल दैट आप समझ लें कि हम किसी की अमानत में ख़यानत करके सुकून की नींद सो जाते हैं। ये कौन से लोग हैं जिनको सुकून की नींद आती है? अगर ऐसा होता भी है ना, वो वक्ती तौर पर है। फिर हमारे अंदर एक ज़मीर नाम की चीज़ भी होती है, जब जागती है ना, तो वो जो हमें ज़ख्म लगाती है और जिस तरह वो हमें डिस्टर्ब करती है, उससे तो इंसान अपना तवाज़न भी उसका जो है ना वो बिगड़ जाता है। सेहत के साथ साथ उसके दिमाग का तवाज़न बिगड़ जाता है। अगर आप किसी का हक खाकर वक्ती तौर पर सो भी गए हैं, तो आपने किसी का हक मारकर डेफिनेटली जो आपके अंदर की जो मनफी क़ुव्वतें हैं, जो आपका सबकॉन्शियस है, उसने आपको इस दुराहे पर लाकर खड़ा कर देना है कि आपको फिर उसका एहसास हो जाना है, एक वक्त आना है और आपने कहना कि ये मुझसे बहुत बड़ा गलत हो गया, बड़ा नुकसान, मैं अपना भी नुकसान, उसका तो नुकसान किया, अपना नुकसान भी इसलिए कर गया कि मैं अब तक उसकी बद्दुआएं जो है, मैं दुआ और बद्दुआ की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम एक गॉड को मानने वाले लोग हैं, एक रब को मानने वाले लोग हैं। जो बंदा रिलीजन को मानता है ना, उसके अंदर कुछ कुव्वतें ऐसी आ जाती हैं इत्काद की वजह से, इत्माद उसके अंदर आ जाता है कि मेरा रब मेरे साथ है। जब मेरा रब मेरे साथ, दुनिया का कोई मज़हब भी ऐसा नहीं है जो इंसान को कहता हो कि तुम किसी का हक मारो। हर मज़हब जो है वो ये कहता है। हम नबी को मानने वाले लोगों में से, हम नबी की उम्मत ही हैं, उसके बावजूद फिर हम अगर जो वो हमें सिखा के गए हैं, हम उस तरीके से उस पर अमल ना करें, हम चोरी करें और किसी का हक खा लें, किसी को फिर इस तरह से अमानत में ख़यानत करें, तो फिर हमारा वो जो ज़मीर है उसको हमने खुद किस तरह से जगाना है। एक होता है ना कि हर इंसान के अंदर ज़मीर है, मगर उसका एहसास, उसको किस तरीके से होना है, वो जलाना क्या है, उसकी कोई टेक्निक है? देखिए कि हमने अपने ज़मीर को जगाना, ओ उठो, देखो तुमने गलत किया है, चलो उसको उसके पैसे वापस करो, कौन कहेगा? तरबियत करने के लिए माँ का रोल,
दरसगाह का रोल, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, देखें लोग अदारों में इसलिए भेजते हैं कि आप तरबियत हासिल करके आए, वरना घर बैठकर भी बंदा बड़ा कुछ कर सकता है, घर बैठकर भी पढ़ाई कर सकता है। इंस्टीट्यूशन, मगर मैं आपको यहाँ पे इख्तिलाफ करूँगी कि कुछ बच्चे तरबियत के बगैर भी तो बड़े शरीफ होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। नहीं। और कुछ लोग माँ बाप बड़े शरीफ होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं कि आप तो खुद वकालत से, तो कुछ बच्चे क्रिमिनल निकल आते हैं, जबकि माँ बाप ने सारी जिंदगी मस्जिद का रुख रखा है, सिर्फ अच्छी बातें सिखाई हैं, खानदानी लोग थे, शरीफ थे, फिर भी जिस लेवल की तरबियत उसकी उन्होंने की, लेकिन कुछ कुव्वतें उसके ऊपर ऐसी असरअंदाज हो गई कि उन्होंने उस तरबियत को ज़ायल कर दिया। ऐसा हमारी सोसाइटी में देखें ना, बहुत बड़े बड़े लोग जो हुए हैं हमारे माशरे में, और आप देखें क्रिएटिव लोग जितने भी हुए हैं सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में, बाहर में भी, वो कोई फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग लोग नहीं होते जो नीचे से ऊपर जाते हैं। खा वो कोई राइटर है, खा कोई रिफॉर्मर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई भी है। वालदैन ने अपने तय अच्छी तरबियत करने की कोशिश की, लेकिन उसने अगर वो सारे सिस्टम से जो है ना, वो उनके साथ उसने हम मांगी इख्तियार नहीं की, और उसकी तरबियत उस तरह नहीं हो सकी जिस तरह उसने एक्सेप्ट कर लिया कि जनाब मैंने ये गलत काम करना ही करना है। उसमें अब सोसाइटी का भी हैव एंड हैव नॉट का, आप तालीम बच्चे को दिलवा रहे हैं, उसने यूनिवर्सिटी से जनाब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कर लिया, बाद में उसे जॉब नहीं मिल रही। जब जॉब नहीं मिल रही तो वो देख रहा है कि फ़लाँ के पास सिफारिश है, फ़लाँ के पास बहुत पैसा है, उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है और मुझे नहीं मिल रहा। जब वो माशरे में ये देखता है, नाइंसाफ़ी देखता है, ऊंच नीच जो गैप है उसको देखता है, तो उससे भी क्रिमिनल पैदा होते हैं। क्रिमिनोलॉजी में मेरा तो खैर एम.फिल में थीसिस यही था क्रिमिनोलॉजी के हवाले से, कि आपने क्राइम की बहुत बड़ी वजह यह है कि आप जब बच्चे को, किसी शख्स को, किसी बंदे को उसका हक उसको नहीं दे रहे, उसके जो राइट बनता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से वो नहीं दे रहे। मसलन एक बंदे की जॉब उसका राइट था, उसे जॉब मिलनी चाहिए, वो धक्के खा रहा है डिग्रियां पकड़ के। हमारी सोसाइटी में तो ऐसा ही है ना, इसलिए तो हमें अनरेस्ट पैदा होती है। सोशल मीडिया खोलते हैं तो लोग फ़ौरन शुरू हो जाते हैं एक दूसरे को जनाब गालियां देना और गलत कमेंट्स करना। पोलराइजेशन वजह यही है कि अच्छा, अब ये तो ठीक है, आपने तरबियत का एक पहलू हमारे साथ डिस्कस किया, मगर मैं बताऊं जो सोशल मीडिया में अगर आप देखें, जितने टीनेज लोग हैं, जो यंग जनरेशन के जितने भी जो लोग हैं, इनको कोई गाड़ियां नज़र आ जाए तो उसके साथ उनको तो फैसिनेट हो जाते हैं, पैसा नज़र आ जाए, इनको फेम नज़र आ जाए तो किसी भी तरीके से अच्छा बुरा रास्ता अपना लेते हैं या अपना लेती हैं और पैसा कमाने की दौड़ में पड़ जाती हैं। वो ये नहीं देखती कि किस तरीके से ये गलत रास्तों से पैसा आ रहा है, ये शॉर्टकट तरीके हैं जो मैं भाग रही हूँ और कमा रही हूँ और मैं यहाँ से ये पैसा लेकर आ रही हूँ। अच्छा, फिर समहाउ व्हाट आई सी कि पेरेंट्स भी ना उन बच्चों को रोकते नहीं है, टोकते नहीं है कि भाई ठीक है, तो पैसा लेकर आ रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, याशी कर रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन रही हैं लड़कियाँ, लड़के गाड़ियों के साथ जो है ना रेसें लगा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं गलत रास्तों से, थोड़ा सा क्राइम भी कर रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं, किसी की जेब भी काट रहे हैं, किसी के बिजनेस में गबन कर रहे हैं। फिर देखें, हमारे ये जो सारी सूरत हाल बनी है ना, मीडिया का, सोशल मीडिया का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है ना, मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग टूल है वो, एक उसे मार्केटिंग टूल के ऊपर के हमने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। गाड़ियाँ की, हमें गाड़ियाँ, हर लोग हम व्लॉग बना देते हैं जी, फ़लाँ गाड़ी आ गई, फ़लाँ गाड़ी आ गई। बेसिकली हम उनको एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, उनकी ऐड कर रहे हैं और हम ना चाहते हुए भी उस साइकिल के अंदर आ गए। अब एक बंदा जो है वो शिमाली लाहौर का रहने वाला है, उसका घर जो है वो 1.5 मरले का उसका घर है, उसने भी सोशल मीडिया पर वही, उसकी भी ख्वाहिशें उमंगें उसी तरह की हैं जिस तरह जो है ना वो लाहौर के पॉश एरिया के रहने वाले बच्चों की है। अब ये माशरे का, सोसाइटी का, स्टेट का फ़र्ज़ है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि लोगों को ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो कि उनको, मैंने जैसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक रेडी बांध की भी उतनी कमाई हो और डॉक्टर की भी इतनी, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है कि डॉक्टर ने मेहनत की, पढ़ा लिखा है, उसकी सैलरी ज़्यादा होगी रेडी चलाने वाली। लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए कि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होनी चाहिए। इसमें रियासत का बहुत बड़ा किरदार होता है कि आपने लोगों की बुनियादी ज़रूरियात जब पूरी करनी शुरू कर देंगे ना तो उनके अंदर ठहराव पैदा होना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ ये है कि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि जॉब्स नहीं हैं लोगों के पास, वसाइल नहीं है। वो देखते हैं कि जनाब ये फ़लाँ बंदा इतनी गाड़ी, इस गाड़ी पे जा रहा है, वो उससे नफ़रत करना शुरू हो जाता है गरीब आदमी कि जनाब इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी और मेरे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है, मैं तो पैदल या साइकिल पर हूँ। तो उसके अंदर जो पैदा होता है, क्योंकि मेरा एक कानून के शोबे से ताल्लुक़ है, वो
क्रिमिनल माइंड इसलिए बन जाता है, स्नैचर इसलिए बन जाते हैं। मोबाइल अच्छा लगा, नहीं खरीद सका, मोबाइल स्नैच कर लें। गाड़ी अच्छी लग रही है, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देख रहा है, फिल्में देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, वो देख रहा है कि जनाब ये गाड़ियाँ इतनी ज़बरदस्त हैं और इतना कुछ लोगों के पास, और मैं जनाब वहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे तो जॉब भी नहीं सही मिल रही, मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं है कि मैं अपनी बूढ़ी माँ का इलाज करवा सकूँ। तो ये जो मोटिवेशन जो नेगेटिव अंदाज में पैदा होती है, वो सोसाइटी को फिर बेचैन कर देती है, अनरेस्ट कर देती है। रियासत का और नफूस पजीरी के हामिल लोग जो हैं, उनका बड़ा किरदार है, मीडिया पर्सन का बहुत बड़ा किरदार है कि लोगों को समझाएं, असल की तरफ लेकर जाएं कि जनाब कनात बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह ताला पर भरोसा करें, कनात करें और अपनी हलाल जो रोज़ी आप कमा रहे हैं उस पर कनात करें, और आगे बढ़ने के जो बेहतर ज़राए हैं उनको जो है वो अडॉप्ट किया जाए। अच्छा, और कुछ टेक्निक्स पे भी हम चाह रहे थे कि ज़रा आखिरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स मोटे मोटे आप बता दें कि अपने आप को सुकून में लाने के लिए, जो अपने आप को फौरी से अपने आप को समझा ले कि भाई इस तरह करना है, ये नहीं, रुक जाओ, क्योंकि मुझे तो सुकून हासिल करना है, मुझे इसकी दौड़ में नहीं पड़ना है। ये कोई टेक्निक ऐसी बता दें। देखिए, जवान जज्बों की सोच और होती है, एज जब बंदे की ज़्यादा हो जाती है उसकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट। मतलब अगर एग्जांपल आप देखें तो टीनेज से ही आपको समझ आ जाती है, पेरेंट्स को सही समझ आती है जब बच्चा टीनेज में आता है। हाँ जी, वो पता जाता है कि ये किस तरफ जा रहा है, उसको वो समझाएं, प्यार से समझाएं, उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश करें, उसे बताएं बेटा ये रास्ता गलत है, ये दुरुस्त है। देखिए, मज़हब जो है ना वो कोई अफ्यून नहीं है, वो वाकई एक कोड ऑफ लाइफ है। ये नहीं है कि आपको फ्यून देके सुना दिया जी मज़हब है, मज़हब ने ये कहा है कि नहीं, मज़हब पूरा कोड ऑफ लाइफ है, आपका उठना बैठना, सब चीज़ों की तरतीब है। देखिए, जब बंदा रूहानी तौर पर स्ट्रांग होगा, अल्लाह को याद करेगा, अपने लो अल्लाह से लगा लेगा कि मेरा रब ही मेरा रब है, फलां जागीरदार, फलां सरमायादार, फलां पॉलिटिशियन, फलां बंदा मेरा रब नहीं है, मेरा रब मेरा राज़क मेरा रब है। मैंने सही करनी है, कोशिश करनी है, अपनी अटमोस्ट कोशिश करके मैंने और अच्छी पॉजिटिव नीयत, पॉजिटिव। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे आपने टिप्स एंड गाइड्स हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से शेयर किए, और इनके खुद के बच्चे भी जो हैं वो बहुत कामयाब है माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरबियत दी, इज़ अ वेरी गुड फादर। तो इसीलिए ये पहलू हमने यहाँ पर इनके साथ डिस्कस किया। रेस्ट वो वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं कि बच्चों को दीन जो है वो पुराना सिखाओ, और बच्चों को तालीम जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सारी अपग्रेडेड तालीम जो है सिखाओ, तो वो ही बेहतर। और साथ कहते हैं कि खुशहाल बंदा वो है जो अपने हाल पर खुश है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वेट लॉस के हवाले से, और ज़बरदस्त तरीके से लोग अपना वेट कम कर भी लेते हैं। आपको पता है, कुछ मेहनत करके, डाइटिंग करके, मुंह को बंद करके, मगर कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत मेहनत वाला काम है, बड़ा टाइम टेकिंग है, और फिर लोग जो है ना अपना आप छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं भाई हमसे नहीं होगा। फिर इसका एक शॉर्टकट रास्ता भी है वेट कम करने का जो अपनाया जाता है, जो कि आपको पता है कि क्या क्या तरीके होते हैं, जिसमें एक तरीका जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो है वेट लॉस इंजेक्शंस। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग लाइपो की तरफ भी चले जाते हैं जो कि उसका प्रोसीजर भी है, मगर बहुत सारे लोग लाइपो को छोड़ के वेट लॉस इंजेक्शंस के ऊपर जाना शुरू हो गए। अब वो ये कहते हैं कि बस इंजेक्शन लगा है और उसके बाद बस लगवाते रहें और उसके बाद जितना चाहे वो आपका वेट कम होता जाएगा। तो वो वेट लॉस इंजेक्शन जो है वो आजकल बड़े वायरल चल रहे हैं, इसलिए आज हमने इसको डिस्कस करने का सोचा ताकि आपको पता चल सके कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। डॉक्टर अरीज खालिद हमारे साथ मौजूद हैं और उसको एलैबोरेट करेंगी, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी आप? अल्लाह का शुक्र। अरीज, ये इतने वायरल, इतने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ये वेट लॉस इंजेक्शंस, इट्स रियली वर्क और जस्ट? हाँ, बिल्कुल ये काम करते हैं अगर आप इफ़ यू आर द राइट कैंडिडेट। प्लस ये कि सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है पेशेंट की, और आपने पहले एफ़र्ट की हो। ऐसे नहीं है कि आपने पहले कुछ नहीं किया और आपने एक्सरसाइज भी नहीं की, कोई एफ़र्ट नहीं की, तो आप डायरेक्टली इन पे आ गए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, यानी कि अगर आपको थायराइड का इशू है तो अक्सर लोग जो होते हैं उनका वज़न कम नहीं हो रहा होता, बल्कि वज़न ज़्यादा होने की वजह से उनके थायराइड के प्रॉब्लम भी वर्सन हो जाते हैं। इसी तरह अगर बच्चियों में जिस तरह हार्मोन्स PCOS ख़ास तौर पे जब होता है तो उनके लिए वज़न कम करना बहुत मुश्किल होता है और उसकी वजह से भी वज़न बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग प्री डायबिटिक जोन में होते हैं जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, उनका वज़न भी बहुत आराम से नीचे नहीं आता।
और वो क्योंकि ऊपर बढ़ता चला जाता है, बावजूद इसके कि वो क्रैश डाइटिंग्स कर रहे होते हैं, जिम्स कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, मसला उनके एफर्ट्स में नहीं होता, लेकिन मसला ये कि उनके बॉडी के इंटरनल सिस्टम के अंदर है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इट्स नॉट शॉर्टकट फ्रॉम देम, ये नेसेसरी एक चीज़ है उनके लिए। तो ये उनको अगर वो लेते हैं तो डेफिनेटली वो एक ट्रैक पे आ जाते हैं। अगर आप सपोज़ कब एक बंदा अगर आप सोचें कि 130 या 140 केजी के ऊपर है तो उसके लिए जिम करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और जाहिर है कि हमें ये लग रहा होता है कि शायद इस बंदे ने कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया होगा, जो उस चीज़ से गुजर रहा होता है उसको वो सबसे ज़्यादा बॉदर कर रहा होता है। उसने किया होता है लेकिन उसकी बहुत सारी विटामिन डी की जब कमी होती है, ख़ास तौर पर मेल के अंदर, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि आपका वज़न नीचे नहीं आ रहा होता। तो अगर आपके इंटरनल सिस्टम के अंदर इशू आ रहे हैं और अब आपको बहुत सारी बीमारियां होने का ख़दशा है मोटापे की वजह से, और एक विसरल फैट होता है, विसरल फैट बहुत डेंजरस इस तरह से होता है कि आपके लिवर के ऊपर, आपका यानी कि ऑर्गन्स के ऊपर अब आपके फैट आना शुरू हो गया, ठीक है। एक तो आपकी बॉडी की एक फॉर्म, हाँ बिल्कुल, और जब आपके ऑर्गन्स के ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना फैटी लिवर हो गया, ठीक है, यानी कि आपके जिगर पे भी फैट आ रहा है, आपके और ऑर्गन्स पे फैट आ रहा है, तो वो कोई अच्छी कंडीशन नहीं है। ये इंजेक्शंस उनको भी कम करते हैं, और अगर आप सेफ जोन के अंदर रहते हुए कर रहे हैं, सेल्फ आपने एडमिनिस्टर नहीं करना, आपने ख़ुद से नहीं लगाना, अपनी डोज़ खुद से डिसाइड नहीं करनी है। हर बंदे की डिफरेंट डोज़ होती है, और एक उसके अंदर पिक आते हैं, आई एम सॉरी, वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, प्लस उसके साथ थोड़ी सी रेटिनोपैथी आ रही है। ये रेटिनोपैथी क्या है कि आपकी आईसाइट काफ़ी हद तक ख़राब होने का उसके साथ ख़दशा होता है, तो मैं इतना सजेस्ट नहीं करती हूँ उन इंजेक्शंस को। उसकी रिप्लेसमेंट के अंदर उसके अलावा मोंजैरो बहुत ज़बरदस्त एक ऑप्शन है, और उसके अलावा टर्जीपेटाइड बहुत अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, ये आपकी दो तरह से चीज़ें कंट्रोल करती है। एक तो आपको ये होता है कि आपकी फुलनेस का एहसास होता है कि यानी कि आपने जो खाना खाया या जो कुछ भी खाया अब आपको ज़रूरत नहीं है, यूर ऑलरेडी फुल, तो आपको उस तरह से खाने को दिल भी नहीं करता। इसके अलावा बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए अगर किसी ग़िज़ा से, किसी चीज़ों से, तो फिर वो बंदे को पता कैसे चलेगा हम कि उसमें टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। अब उसमें हम ये होता है कि क्योंकि ऐसा भी नहीं होता है कि वो बिल्कुल नहीं ले पाते, ठीक है। जिस तरह गैस्ट्रिक बाईपास आप करवाते हैं तो उसके अंदर तो आपने जो खाना है वो सब निकल जाना है। अच्छा, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर सबसे बड़ा मसला यही होता है कि उनके बाल ख़त्म हो जाते हैं, बोन्स के बहुत इशू होते हैं। इसके अलावा तो ये जो साइड इफेक्ट्स हैं काफी हैवी, ठीक है, हाँ, तो गैस्ट्रिक बाईपास है, ये बहुत बेहतर ऑप्शन है क्योंकि इसमें वो बुरे हालात नहीं होते, बल्कि हम पेशेंट को ये कहते हैं कि आप हाई प्रोटीन लें, ठीक है। और हम इवन ये भी कहते हैं कि अगर आपसे खाया जाता है तो आप खाएं, हमारी तरफ से इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, तो आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स भी बहरहाल पूरे होते हैं। अच्छा। हमने कभी किसी को नहीं देखा कि हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप बहुत तेज़ी से गिराते हैं, आप मीडिया के अंदर बहुत सारे चेहरे देखते हैं, जिस तरह आप करण जौहर को देख लें, तो वो एकदम लोग कहते हैं कि अच्छा इसने इंजेक्शन से गिराया, उसका मुंह एक अजीब सा हो के वो बूढ़ा लगने लग गया, ठीक है। आपने वो चीज़ नहीं करनी होती है। आप हमारे किसी भी पेशेंट को देखेंगी, आप कभी जज नहीं कर सकती हैं कि इसने इंजेक्शन से कम किया, क्योंकि एवरेजली मैं 3 to 4 kg से ऊपर किसी सूरत एक मंथ में किसी पेशेंट का नहीं गिराती, ठीक है, क्योंकि अगर आपके इससे ज़्यादा पे आप जाते हैं तो फिर आपका मसल मास जाना शुरू हो जाता है। ये जो इंजेक्शन ये लगते किधर हैं, कहाँ पे बॉडी में, सिर्फ पेट पे लगाए जाते हैं? पेट पे लगा सकते, कहीं पर भी जहाँ पर आप सबकुटेनियस यानी कि आपके स्किन के अंदर अंदर लगने होते हैं, हाथ पे, थाई पे आप लगा सकते हैं, बेली पे लगा सकते हैं। बेली से एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है, जल्दी होती है, तो हम हमेशा रिकमेंड यही करते हैं कि आप एब्डोमिनल एरिया पे लगाएं, वहाँ पे ज़्यादा काम करता है। हाँ, वहाँ पे जल्दी काम करता है, उसके और ये कितने इंजेक्शंस लगते हैं अगर बेली पे लग रहे हैं? किसी की बेली बहुत ज़्यादा आफ्टर प्रेगनेंसी, आपको पता है, अच्छा, औरतों को मोस्टली थोड़ा सा जाता है, लूज हो जाती है एरिया, फिर कुछ वहाँ पे फैट्स भी जमा स्टॉक होना शुरू हो जाते हैं जब वो मोटी होती हैं, तो फिर किस तरीके से वो इंजेक्शन काम करेगा, कितना करेगा सिर्फ बेली वाले हिस्से पे? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि अक्सर लोगों को ये गलत फहमी होती है कि शायद ये इंजेक्शंस फैट लॉस के लिए, जो आप कह रही हैं कि सिर्फ बेली के लिए है, तो ये ऐसे नहीं काम करेगा। फैट लॉस और वेट लॉस ये बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। फैट लॉस का मतलब ये कि आपको टारगेटेडली आप कहती हैं कि मैं बाकी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अरीज, इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इसी में यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना लोगों को समझाने वाली बात है। अगर आपने करवाने हैं और वेट लॉस के लिए या कोई ऐसी चीज़ें आप सोच रहे हैं, तो इस इंजेक्शन के क्या सही प्रोसीजर्स हैं, अभी इसके बाद डिस्कस करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताना है आपने, क्या वो जो आफ्टर प्रेगनेंसी जब औरतें वेट बढ़ा लेती हैं और ख़ास तौर पे यहाँ पर बेली की जगह पे उनका स्टॉक हो जाता है, अब ये इंजेक्शन वहाँ पे कितना काम करेगा?
वो बेसिकली टारगेटेड नहीं है। जब आप वेट लॉस करते हैं तो आपको नहीं पता कि आपका फ़ैट कहाँ से जाना है, तो इसीलिए फिर हम कॉम्बिनेशन करते हैं लाइपोसक्शन का और वेट लॉस के इंजेक्शंस का। यानी कि अगर आपको हमें लग रहा है कहीं एब्नॉर्मल फ़ैट है और आपकी शेप ख़राब है, पहले हम वहाँ से लाइपोसक्शन करते हैं, उसके बाद फिर हम आपका वज़न गिराते हैं तो आप शेप में जाते हैं। अगर किसी ने लाइपो कराना ही नहीं है, उन्होंने कहना है कि भाई हमने जाके ये पहले ये सब कुछ सर्जरी करवानी है, उससे बेहतर है कि हम इंजेक्शन वाला प्रोसीजर इस्तेमाल तो क्या कर देते हैं आप लोग, हो जाता है? नहीं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके जो स्टबर्न फैट है वो जाए, और वो बाज़ आपका और प्रोमिनेंट हो जाता है। और यस, मगर ये तो वेट लॉस इंजेक्शन है ना, तो फिर वेट तो लेकिन और क्यों हो रहा है? हाँ, तो वो नहीं, आप बाकी लीन हो गए, ओके ठीक है, आप बाकी कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन पेट से क्योंकि वहाँ पे आपका ढीठ फैट था वो गया ही नहीं, तो आपका अब और प्रोमिनेंट होकर नजर आएगा। अच्छा, भले पेट में लगाया जाए इंजेक्शन, हाँ, फुल बॉडी लीन होगी? हाँ 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 हाँ, आप पेट में लगाएं, थाई में लगाएं, उसकी यानी कि लगाने की जगह ये है। अच्छा, ठीक है, मगर होना इसने फुल बॉडी पे काम फुल बॉडी पे काम करना है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप आम पे लगाएंगे तो आम को पतला करेगी, वो तब भी वजन ही गिराएगी। मगर मुझे इससे एक चीज़ समझ नहीं आई, मुझे ये समझ नहीं आई कि जैसे अगर फेस का फैट चला जाए या फेस का कोलेजन, अगर देखे ना, एक फैट है वो गुलाया जा रहा है पूरी बॉडी का, अब अगर वो कहीं पे भी लगा के गुलाया जा रहा है तो फिर वो फेस का भी तो जाएगा, वो तो हाथ का भी जाएगा, वो ये हाथ के इस मसल का भी फैट जाएगा, जा सकते हैं। तो फिर वो झुर्रियां, फिर एजिंग, तो वो भी तो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। करण जौहर ने यही तो किया, जब आप बहुत तेजी से गिराएंगे तो यही होगा। शगुफ्ता एजाज का भी यही हुआ है ना, जब आप बहुत तेजी से गिराते हैं ना, अब होता है कि आपके हाथ में इंजेक्शन है, आप डॉक्टर के पास जाना नहीं चाह रहे, ठीक है, आप कहते हैं जी मैंने खुद ही लगाना है, और आप बड़े फख्र से कह रहे हैं मैंने 10 kg गिरा लिया, 15 kg गिरा लिया। अब वो 10-15 kg फैट नहीं जा सकता, वो आपका मसल मैस भी जा रहा है, इसलिए आप बूढ़े नजर आ रहे हैं। अब हम जिस वक्त लेके जा रहे होते हैं 3 से 4 kg एक महीने में, तो हम साथ आपका कोलेजन की इंटेक और प्रोटीन की डाइट को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो आपके मसल को कुछ नहीं होता। हमारा कोई पेशेंट आप देख के बता ही नहीं सकती कि इसने इंजेक्शन से वजन कम किया है। आपके चेहरे से रौनक चली जाए, आपने क्या करना, वजन कम किया हुआ, आपका मुंह ही नहीं अच्छा लग रहा, सबसे पहले तो नजर मुंह पे पड़ी है ना, वही ना। और फिर अगर जैसे कोई जवान लड़की है और वो वेट लॉस के चक्कर में इंजेक्शन लगाती है तो उसका मुंह तो बिल्कुल कोलेजन लेस हो जाएगा, बिल्कुल उसके मुंह पे फैट ही नहीं होगा। जब आपने खुद नहीं लगाना, जब भी आपने फैसला करना है खुद नहीं लगाना। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आपकी डोज जो है वो हर बंदे की डिफरेंट है। अब जैसे हमारे यहाँ तो ये होता है ना, मेरे पास कितने लोग आते हैं जी मैं लगा रही हूँ, मेरी देवरानी ने कहा कि ये आप भी ये वाला लगा लें, इतने वाला ये आप भी लगा लें। वो भाई उसका BMI क्या है, तुम्हारा क्या है, उसके नीचे क्या अंडरलाइंग इश्यूज हैं, तुम्हारे क्या हैं। हम तो शुगर भी ऐसे ट्रीट करते हैं ना खानदान में, है ना, बस मैं शुगर की गोली ले रही हूँ, तुम भी ये ले लो, ब्लड प्रेशर की मैं ये ले रही हूँ, तुम भी ले लो। हाँ, मैं इस डॉक्टर के पास जा रही हूँ, उसने मुझे दवाई दी थी, तुम जाने की क्या जरूरत है, मैं जाती हूँ ना, तुम भी दवाई खा लो बस। अपेंडिक्स को ट्रीट करने में और एस्थेटिक्स को ट्रीट करने में बड़ा फ़र्क होता है। अच्छा, अब ये इंजेक्शन कितने के होते हैं? अच्छा, इंजेक्शन जो है ओजेम्पिक इज़ प्रीटी चीप, ये तकरीबन मेरा ख्याल है वो 22,000 का पूरा महीने का आता है। ये 4 हफ्ते की डोज होती है इसमें। 4 हफ्ते की, 4 हफ्ते लगेंगे, इसके अंदर शामिल है। कितने इंजेक्शन? एक इंजेक्शन के अंदर, एक के अंदर तो 4 हैं, डोज हैं। हाँ, तो उसके अलावा जो मोंजैरो है वो अगर आपके पास यूके में इंश्योरेंस है तो फिर तो आपको फ्री मिलेगा, अगर नहीं है तो तकरीबन पाकिस्तान पहुंचने तक, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज उसकी मेंटेन करनी होती है, 3-3.5 लाख कहीं नहीं जाता। ये तो महंगा है, एक महीने का महंगा है। हाँ। और ये कितने चाहिए होते हैं वेट लॉस के लिए? 8-10 महीने। आइडियली जो कंपनीज क्लेम कहती हैं कि अगर आप 72 वीक्स लगाते हैं तो फिर आपका दोबारा वजन वापस नहीं आता, तो आपको 72 वीक्स लगाना चाहिए, चाहे आप लो डोज पे मेंटेन रखें उसे, तो फिर आपका वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने तेज़ी से गिराया है और फिर आपने छोड़ दिया तो फिर वहाँ तेज़ी से वापस आएगा। इसका मतलब तो फिर ये 30-35 लाख का बन गया सारा कुछ सिस्टम। लेकिन उसमें टर्जीपेटाइड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, वो बहुत रीज़नेबल है। वो मेरा ख्याल है आपको महीने की तकरीबन कोई 35 के अराउंड पड़ जाती होगी। अच्छा, उसी पे वापस आते हैं, वो 30-35 लाख का क्यों बन रहा है? क्योंकि मेन कंपनी है ना, और वो पेटेंट कंपनी है, यानी उनका पूरा रजिस्टर्ड कंपनी है, और वो फिर वो देवर द वन करवाते हैं, वो वाला करवाते हैं। हाँ, करवाते हैं, लेकिन मैं खैर कोई इतना वो कहती नहीं, क्योंकि मसला ये होता है कि वो चीज़ एक ऐसी है जिसकी कोल्ड स्टोरेज मेंटेन करनी है। अब वो यूके से बगैर इंटरप्ट हुए आप तक पहुँचे, इसकी क्या गारंटी है? अच्छा, आखिर क्या आई है इतनी, आखिर का मुझे समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी सी मेहनत क्यों नहीं कर सकते हम, मतलब मसला क्या है, हम ऐसे क्यों नहीं कम करते? जो मेहनत करते हैं तब भी उनका नहीं होता। आज जो बच्चियां PCOS वाली हैं, आपकी सोच होगी, आपको लगता है हमारा मुआशरा जीने देता है। नहीं, मगर अगर खाना बंद किया है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, नहीं जाएगा तब भी। तो आपका इंटरनल से, क्योंकि आपका इंटरनल सिस्टम उसको रोक के बैठा हुआ है ना, स्टोर करके बैठा हुआ है।
कितना कुछ स्टोर कर लेगा, मतलब चले एग्जांपल अगर डाइट प्रॉपर कंट्रोल कर लिए, ठीक है, क्योंकि यूजुअली कैलोरीज भी कम हो गई हैं, ठीक है, उसकी इनटेक सारा कुछ कैलोरीज का नॉर्मल हो गया, अब उसके बावजूद अच्छा आपको पता है जब आप इस तरह के काम करते हैं आपकी बॉडी स्टोरेज मोड में चली जाती है, उसको पता है मुझे इस बंदे ने फाको मारना है, वो आप इतना भी खाएंगे वो उतना भी स्टोर कर लेगी। जितना आप कम खाते हैं वो आप देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हमजा भाई ऑफ स्क्रीन भी कर रहे हैं क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंस मुझे लगता है उनके साथ है, क्योंकि बहुत सारे माइक नहीं लगा हुआ सॉरी, मगर हमजा भाई के सिर्फ हम हूँ सुन सकते हैं, सारा मुझे लगता है एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस तरह की। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में खाते हैं और उनके बस में नहीं होता। हमें लग रहा होता है कि अच्छा ये क्यों नहीं ऐसे कर लेते। आधा माशा तो डिप्रेशन का ही शिकार और आपको लगता है डिप्रेशन भी नहीं, डिप्रेशन डेफिनेटली, और ऊपर से हमारी खुशी, अच्छा हमारे से तो ऊपर से ये कि जब आप खासतौर पर पंजाब में है, कोई फौत हो गया है, रोटी क्या पकानी है, खुशी आई है चलो ट्रीट दो कुछ खाएं, अच्छा यार कोई परेशानी है चल यार पहले कुछ खा लिए फिर देखने आ, मतलब कुछ भी हो हमने पहले हमारा, आप कह लें कि वो नहीं तो मेरा खुद ये टेंशन है कि वो जो आप देखें ना, किसी से भी आप पूछ लें किधर गए थे तुम, कहाँ थे, रोटी खा के आ रहा हूँ। हाँ, कहाँ जा रहे हो, रोटी खाने जा रहा हूँ। ऑफिस में तो हमारा यही सिस्टम है, कहाँ थे, रोटी खा रहा था, तो वो रोटी सोने जाएंगे तो रोटी खा के सोएंगे, उठेंगे तो सबसे पहले रोटी खा लिए। हाँ है रोटी का मामला है सारा रोटी मसला सारा रोटी का उसके कमाने का भी, उसके खाने का भी, और बाद में उसको निकालने का भी। एक ब्रेक ले ले क्योंकि मुझे भी रोटी खानी है। अच्छा जी, के हम यहाँ पर जैसे बात कर रहे थे टिर्जी के बारे में, तो ये किसको सूट करेगी किसको नहीं सूट करेगी और पता किस तरह लगेगा, एक आम बंदे को कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने जो वेट कम करना है तो मुझे ये चीज़ सूट कर जाएगी, मैं करवा लूँ या नहीं? कि हम उसके अंदर HbA1c ज़रूर करवाते हैं। अब HbA1c आपका बेसिकली होता है कि पिछले 4-6 माह के अंदर आपका बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या जा रहा है, यानी कि आप प्री डायबिटिक जोन में अगर हैं, हमने 3 से 4 चीज़ें हमने उसमें चेक करनी होती है। अगर आपका BMI ऊपर है, प्लस आप अगर जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रही है, प्री डायबिटिक जोन के अंदर है, या आपको अब मोटापे की वजह से डिफरेंट जर्नल बीमारियां होना शुरू हो गई हैं, हार्ट के इश्यूज़ हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, यानी कि अब आपका जिस्म चीख चीख के कह रहा है कि भाई भाड़ में डालो, तुमसे मुंह बंद करके नहीं हो रहा, तुमसे जिम जाके नहीं हो रहा, तुम बस कम करो मेरा फैट, ठीक है। तो ये आपने जो है ना चीज़ों को देखना होता है। तो उसमें आपके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आप डॉक्टर के साथ मॉनिटर करवाएं। डोज़ आपने डिसाइड नहीं करनी, क्योंकि उसमें डोज़ इनिशियली स्टार्ट होती है 2.5 mg से और 15 mg तक जाती है। आपने 2.5 mg को रखना है, कितनी देर रखना है ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। कब आपको उसको लग रहा है कि अच्छा ये अब इसके साथ इसकी बॉडी रेजिस्टेंस शो करी है, हमने नेक्स्ट पे जाना है, ये सब चीज़ें डॉक्टर डिसाइड करेगा। और उस दौरान खैर मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट करती हूँ कि आप खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छा एक फुलफिल रखती है और उसमें मतलब आपके न्यूट्रिएंट्स भी बड़े, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे हैं, स्किन बड़ी अच्छी रहती है, कोलेजन ज़रूर साथ लें। तो ये चीज़ें, आपका पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप डेफिनेटली उससे आप एक एडवांटेज ले रहे हैं। और जब आप वज़न कम कर लेते हैं, सबसे सस्ती चीज़ जो आपके घर में आ सकती है वो वेइंग स्केल है। प्लीज़ वो ज़रूर रखें, क्योंकि आप ये कहें कि 20-30 kg एक दिन में नहीं बढ़ता, ठीक है, इट टेक्स टाइम। तो आपने ये टारगेट रखना है कि हफ्ते में एक दफ़ा आपने अपना वज़न ज़रूर करना है। जब आप नीचे आ जाते हैं तो देखें कि अगर आप 1-2 kg भी ऊपर जा रहे हैं, फिर आपने मेंटेन जो करना है वो आपने जिम से करना है और अपनी डाइट से करना है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि वेट कम हो गया, अब जो स्किन लटक गई है उसका क्या करना है? अगर तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के हाथों में थे तो आपकी स्किन लटकेगी ही नहीं। और बेहतर ये होता है कि जिस टाइम पे आप करवा रहे हैं तो मीनवाइल आप स्किन बूस्टर्स करवाएं, ठीक है, वो आपका कोलेजन प्रोड्यूस रखे। वो तमाम प्रोसीजर्स जो कोलेजन को प्रोड्यूस करते हैं वो आप इसमें करवा सकते हैं। जिस तरह PRP हो गई, अगर आप यंग हैं तो PRP से भी आपका काम चल जाएगा, RF माइक्रोनीडलिंग से आपका काम चल जाएगा, PDRN से काम चल जाएगा, स्किन बूस्टर से काम चल जाएगा। अदरवाइज़ यू कैन हैव एक्सोसोम्स जो आपके अपने कोलेजन को बूस्ट करें। और मीनवाइल जब भी आप इंजेक्शंस के ऊपर हैं तो आपने ये जहन में रखना है कि आपने एटलीस्ट 600 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली ज़रूर लेना है, यानी कि बारबेक्यू की फॉर्म में आप कुछ भी ले लें, फ़िश ले लें, मीट ले लें, आप बीफ ले लें, आप चिकन ले लें, आपके पास 600 ग्राम जाना चाहिए। तो फिर आपकी, और कोलेजन आपके पाउडर्स भी मिल जाते हैं, ड्रिंकेबल्स मिल जाते हैं, आपके ओरल फॉर्म्स में होते हैं। वो सब चीज़ें अगर आप लेते हैं साथ तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी स्किन लटके।
तो एंड में आप क्या कहना चाहेंगी, सारे जितने भी जो लोग हैं जो दुबला होना चाहते हैं, कौन सा राइट फार्मूला जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डॉक्टर्स के पास जाके कंसल्ट कर सकते हैं? फाइनल देखिए, मोटापा बहरहाल आपकी तकरीबन 99 बीमारियों की वजह है, और आपको अगर लग रहा है कि आप इसके साथ डील कर रहे हैं तो इट्स ऑलवेज़ अ बेटर ऑप्शन। आपने ट्राई कर लिए, बहुत लंबा टाइम ना दें कि जी मैं अब साल 2 साल इसी में लगी रहूं, क्योंकि आप क्या करेंगे, अच्छा मैं डाइटिंग करूंगी, अच्छा मैं जिम करूंगी, जब आपका 1 से 2 kg नीचे आता है और फिर वो फंस जाता है तो आप डिसहार्ट हो जाते हैं। इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप अपने डॉक्टर, किसी ना किसी डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट कर लें और उससे मशवरा करके अगर आपकी ये ऑप्शन है तो इस पर जल्दी आ जाएं, बजाय इसके कि आप और वज़न बढ़ा कर आएँ। तो अपने आप को सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट करना हमेशा कभी भी अच्छी ऑप्शन नहीं होती, डॉक्टर के पास जाएँ। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच अरीज, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें एलैबोरेट कर दिया। अगर आपने अपना वेट कम करना है और आपको लगता है कि यू हैव द ऑप्शन फॉर दिस शॉर्टकट, देन यू कैन गो फॉर इट, बट अपने सही डॉक्टर्स के पास जाना है, सही लोगों के पास, सही इन्फॉर्मेशन के साथ और सही से छानबीन करके जानी है, अपना सारा खाता कूता देख के जाना है और उसके बाद फिर ये प्लान करना है। हम आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, ज़बरदस्त सेगमेंट के साथ हाजिर हूँ। यहाँ पर हमारे पास है हमजा शेख, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आजकल तो उनकी रेसिपीज़, उनके टोटके, उनकी खाने की किचन की रेसिपीज़, जो धमाकेदार हांडियाँ और सैलड्स और चाट्स, चीज़ें जो ये हेल्थ के हिसाब से आपको बना के बताते हैं, यहाँ पे आपके साथ आपकी रेसिपीज़, अपनी जो पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं, वो सब अब घर का हिस्सा बन गई हैं। अब अपने घर पर भी बनाते हैं। तो आज हमने बड़ा डिफरेंट सा शो किया है, वो ये है कि स्किन के ऊपर जो मतलब जिन लोगों को बड़ी फ्रेशनेस चाहिए होती है, थोड़ा सा कोलेजन चाहिए होता है, कोलेजन बूस्ट करना होता है, उसके बहुत से ऐसे कुछ मास्क होते हैं, कुछ ग़िज़ाएँ होती है, क्योंकि स्किन भी फूड मांगती है। जैसे हम खाना पेट में खाते हैं ना, वो फूड हम अपनी हेल्थ में, अपने ऑर्गन्स को, अपनी चीज़ों को दे रहे होते हैं, उसी तरह जो आपकी जिल्द है ना, उसको भी फूड चाहिए होता है। मतलब स्किन का भी कोई फूड होता है, वो होती है उसके मास्क, उसकी क्रीम्स, उसके मिस्ट, उसकी नरिशिंग के लिए बहुत सारे कुछ स्क्रबिंग स्टफ, ऑल दैट। तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, आज उसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड फॉर योर काइंड वर्ड्स एज वेल। नहीं तो आपकी रिसर्च अब तो घर घर की रिसर्च बन गई। बिल्कुल, आपने लगाया था मुझे कि हमजा भाई ये कह रहे हैं, आप ये करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप इतने टैलेंटेड हैं। और आपकी रिसर्च और तालीम इसके ऊपर बड़ी अच्छी है। बिल्कुल है, और मैं इसको हमेशा साइड पे लेके चला हूं, बट मेन स्ट्रीम आपने करवाया है। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप साथ देते हैं हमारे। तो आप मुझे बताएं आज क्या क्या चीजें हैं जो हम। अच्छा, आज हम एक बनाएंगे फेस लिफ्टिंग मास्क, जिसको हम इंस्टेंट बोटॉक्स मास्क भी कह सकते हैं। कि देखिए, बताऊं कि जितनी भी नेचुरल चीजें हैं ना, ये सारी रेमेडीज हैं। ये ओवर द टाइम आपको 2-4 एप्लीकेशंस के बाद ये काम इंस्टेंटली भी करती हैं, बट आपको ये करते रहना है, आपको लाइफस्टाइल का अपने हिस्सा बनाना है। ठीक है, हम एकदम डॉक्टर पे जाएंगे, बोटॉक्स करा लेंगे, फेस लिफ्ट करा लेंगे, थ्रेड्स करवा लेंगे, अच्छी बात है, करवाना चाहिए, कोई मसला नहीं है, बट साथ उसको फिर मेंटेन करने के लिए आपको अपनी स्किन केयर जनरली, अगर सरफेस अच्छी होगी, देखिए स्किन अगर आपकी खुरदरी है और अनइवन कलर्ड है और वो साफ नहीं है, आपका चेहरा ऐसे हुआ है, आपने उठवा तो लिया है, पर स्किन का क्या करेंगे? आप फिर आर्टिफिशियल चीजें लगाएंगे, आप बहुत ज्यादा मेकअप लगाएंगे, इससे बेहतर है कि आप अपनी, बिल्कुल एग्जैक्टली, अपनी स्किन का भी ख्याल करें। तो उसके लिए हम लेके आए हैं बेहतरीन किस्म के मास्क, बच्चों के लिए लेके आए हैं बड़ा जबरदस्त मॉस्किटो रिपेलेंट। देखिए, हम इनऑर्गेनिक अननेचुरल चीजें, वो स्ट्रॉन्ग सेंट्स और केमिकल्स डाल के जो बाजार से हमें मिलते हैं, उसकी जगह क्यों ना हम एक ऐसा नेचुरल रिपेलेंट बता दें जो मेरी बेटी पिछले 6 साल से लगा रही है। अच्छा? उसको भी मॉस्किटो गोल मटोल है, बड़ी प्यारी, इसको मच्छर बहुत काटते थे। तो उसको हम लगाते हैं, थोड़ा सा वो नीम के तेल की वजह से हम उसके अंदर लेमन ऑयल या ऑरेंज ऑयल डाल देते हैं, पर आप यकीन माने मच्छर उससे कोसों दूर रहते हैं। स्किन तो नहीं डार्क होती? नॉट एट ऑल, बल्कि नीम का तेल, आपको पता है नीम की कितनी अफादियत है। नीम का तेल है, थोड़ा कड़वा होता है, तो वो जनरली कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके जब आप बॉडी पे अप्लाई करेंगे, लेमन और पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ, तो वो मिनरल्स तो आपकी बॉडी ऊपर से अब्जॉर्ब करेगी, नरिशमेंट भी आपकी बॉडी में जाएगी, और नीम के तेल की वजह से मच्छर आपके पास नहीं आएगा। अरे वाह। और कोकोनट ऑयल इज ऑल्सो अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट, वो मच्छर को पास नहीं आने देता। तो मतलब शावर लेने के बाद हल्का सा कोकोनट ऑयल, बिल्कुल, और नीम का तेल, गीले जिस्म में मल लें। 25% नीम का तेल, 1 हिस्सा नीम का तेल, 3 हिस्से कोकोनट ऑयल। अच्छा। उसमें थोड़ा सा लेमन और वो डाल के भी हम करके दिखाएंगे। सॉल्ट, सी सॉल्ट हो तो क्या बात है,
इट इज एक्सीलेंट फॉर योर स्किन, इतना नरिशमेंट। आसान है बनाना। हाँ बस देखिए, मुश्किल तो हमने देखे, लोगों को परेशान नहीं करना। मैं तो बाहर से मुश्किल वो महंगे महंगे वाले लेकर आती हूँ ना बाबा ना, आप ये करके देखिएगा, मच्छर आपसे भागेगा, मच्छर कहेगा पकड़ो इसे। अच्छा, मुझे भी ना मच्छर, जैसे अगर कहीं इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं है, मैं कहीं घास पे बैठ जाऊं, मुझे सिर्फ टांग के ना पैरों नीचे, पे। हाँ इस हिस्से में बहुत काटते हैं, मतलब ये वाली जो जगह होती है ना। तो और मैं आपको बताऊं, मुझे दिन और रात, तो मैं तो ये सॉक्स पहन लेती हूँ, खासतौर पे मैं आज बल्कि पहन के भी मैं तो दिखा भी देती हूँ, देखिए मैं इस तरह से सॉक्स पहन लेती हूँ, सो दैट मुझे मच्छर डायरेक्ट जो है ना हिट नहीं करता इसके ऊपर, मुझे ज्यादा दौड़ना नहीं पड़ता। और ज्यादा मच्छर काटने से पिगमेंटेशन भी हो जाती है, ब्रूजिंग भी रह जाती है, मच्छर के निशान, नील भी, सेंसिटिविटी, कुछ लोगों को बहुत सेंसिटिविटी होती है मॉस्किटो बाइट से, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। बहुत सी बच्चियां जो मेरी लोग फैमिली सुबह में, सुबह घास में चलते हैं, हाँ, या exactly. अपनी गार्डनिंग करते हैं, मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो आप करें, और आप ये रिपेलेंट लगा के करें, आप मुझे दुआएं देंगी कि हमजा क्या जबरदस्त चीज बता दी है कि मुझे तो मच्छर मेरे पास नहीं आता। और रात में भी बड़ा मसला होता है, रात में कोई मच्छर अगर आपको काट लेना तो वो जो फूल जाता है, खून उसके पेट में खून भर जाता है, तो वो खुद ऐसा लगता है मुझे नशे से भारी हो गया, उड़ नहीं पाता। हाँ, अच्छा, कभी आप अपने मच्छर, जिस मच्छर ने आपको काट रहा हो या काटा, उसको आप मारो और उसमें से आपका ही खून निकलता है, आपको बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि ये मेरा खून पी के जो है ना, ये बदतमीज मच्छर जो है ये मेरा खून पिया था। हाँ, और ये देखो मेरे भी लग रहा है अब मॉस्किटो। ये बड़ा आपको देखिए, डेंगू की वजह से एक दफा एक टाइम आया था, कितने लोग इस दुनिया से गए, ठीक है, जब डेंगू का पहला ब्लो आया था बैक इन 2010, 11, 12 कि कितने लोगों की जानें ज़ाया हुई। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज करके दिखाते हैं आपको, बताते हैं, बिल्कुल। फिर घर का टोटका घर में बनाएं और लगाएं और अपने आप को सेव करें मच्छरों से। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हम मच्छर को किस तरीके से अपने से दूर रख सकते हैं, उसके लिए बता रहे हैं जी। बिल्कुल जी। अच्छा, बहुत सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। उसके लिए हम लेंगे, ये देखें, ये है नीम का ऑयल, ठीक है। एक तो हम पैकिंग बड़ी करते हैं भाई, हाइजीन का ख्याल ये रखते हैं, सब अनमोल की हाँ, मेहनत है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये अच्छा आप कह देती हैं, खुश हो जाती है, कितनी खुश है बच्चों, आपकी बेगम के बगैर अब है क्या, आपको बिल्कुल जानता कौन है। ये देखें, ये देख लो, तेज, देख लो बेगम, देख लो। हाँ। अच्छा, खालिस कहीं से लेके आती, कहाँ से लाती हैं? ये कोलू का है, देखें इसके अंदर, बिल्कुल देखें, अभी तक पत्तों के ज़रात हैं। 1 पार्ट नीम का तेल, 3 पार्ट कोकोनट ऑयल, ठीक है। हमने जरा स्ट्रॉन्ग बनाया है अभी, सही है, ये देखें। अच्छा हमजा भाई, मैंने एक बात आपकी तारीफ करनी थी यहाँ पे, जी जी, कि जो आपने वो जो तेल बताया था ना, हाँ, वो तेल अच्छा नहीं था, वो तेल इतना अच्छा था कि मैं आपको लफ्जी बयान नहीं कर सकती। बहुत आपको पता है, मैं कोई भी तेल इस्तेमाल करूँ ना, तो मुझे उसको एटलीस्ट 3 महीने 2 महीने इस्तेमाल करने के बाद रिजल्ट आता है। हाँ, मगर वो तेल मेरे बालों को, आप देख सकते हैं मेरे बालों में नरिश कितना आया है, वो मेथड़ों वाला जो था। हाँ, और मैंने ब्लो ड्राई, आपने देखा ब्लो ड्राई ऐसे छोड़ दिया है। मैं बालों को पीछे से वैसे ही रखती हूँ क्योंकि वो स्ट्रेट स्मूथ रखना शुरू कर दी, बिल्कुल मोटा बाल है मेरा, बिल्कुल ऐसे तो ही है। ड्राइनेस भी कम हुई, जबकि मेरे बालों में डाई हुआ हुआ, डाई चेंज भी नहीं हुआ, वरना डाई खराब हो जाता है, लाल कॉपर हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही, ऑरेंज हो जाता है। हाँ, मेरा नहीं, ऑरेंज हो जाता है। मैंने वो बताया था कि ये इवन जो हमने एलिमेंट पैक कराया था, वो भी बहुत अच्छा है उसके लिए। तो वो जो आप है रील निकाल लीजिएगा, क्योंकि वो तेल वाला जो सिस्टम था, वो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट तेल यहाँ पे हमें। ये देखें फिजा, ये हमारा ये हुआ है रेडी, ये ब्राइटनिंग भी करेगा ये, ठीक है। साथ नीम का तेल, आपको पता है नीम के पत्तों में वैसे ही बड़ी अफादियत है, उसका ये ऑयल है। अब ये हमारा नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट तैयार है, ठीक है, इससे कुछ भी नहीं होगा, सही है। और अगर आप चाहते हैं कि ये मजीद आप इसे सैनिटाइज कर लें, तो आप इसको एक दफा हल्का सा जोश दिला लें, अच्छा, ठीक है। और इसके अंदर मैंने डाला है साथ 1 चुटकी समुद्री नमक, अच्छा, ठीक है। समुद्री नमक से क्या होता है कि अगर इन केस आप किसी जगह पे जा रहे हो, पार्क में जा रहे हो, काट जाता है मच्छर, ठीक है, तो वो साथ ही उसको, जो मच्छर का काटा हुआ जो अंदर आपके ज़रात जाते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। वाह, तो वो स्वेलिंग नहीं होती, वो जो ऐसे निशान बन जाता है ना, वो नहीं बनता। स्किन भी बेहतर होगी इससे, डेफिनेटली। देखिए, कोकोनट ऑयल है, एक बड़ा हाई फैट ऑयल है, नरिशमेंट। आप बच्चों की टांगों पे लगाएं, बाजुओं पे लगाएं, गर्दन वाले एरिया में लगाएं, और बच्चों को स्कूल जब आप भेजते हैं तब स्पेशली, जिस दौरान मौसम बदल रहा होता है, मच्छर पैदा होते हैं, और बच्चे स्कूल से मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू
डेंगू, ये सब वहीं से आता है, मच्छर से ही आता है। आई लाइक द डेंगू। हाँ, तो ये सब वहीं से आता है। तो आप प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी छोटी बेटी है, ज़ियारा नाम है उसका, ये उसके लिए हमें किसी ने ये टोटका बताया था और हमने इसको इस्तेमाल किया और इससे वाकई हमें बहुत अफादा, इट इज रियली वर्कड फॉर अस। ये तो समझे फ्री का टोटका है, ये घर में आराम से बना के एक बोतल के अंदर रख लें और ये प्रिजर्व कितने टाइम तक रह सकता है? अच्छा, लेमन डाल के रख सकते हैं? लेमन डाल के आप रखें 6-8 महीने, इसको कुछ नहीं होता। ठीक है, बस ये है अपने गीले हाथ आपने इस ऑयल में नहीं डालने, किसी भी ऑयल में, नेवर इन योर लाइफ। खराब हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, ऑक्सीडाइज हो जाता है। हाँ, पहले उसके अंदर ज़रात आते हैं, उल्ली ऑयल में मुश्किल लगती है, पर उसका जो सारा उसका कल्चर है ना, वो खराब हो जाता है। ठीक है। और हमेशा कोशिश करें कि थोड़े से पैसे ज्यादा खर्च करें, प्रोसेस्ड प्रिजर्व्ड ब्लीच्ड ऑयल्स ना इस्तेमाल करें, कोल्हू के पास जाएं, कोल्ड प्रेस्ड लें और उनसे ये चीजें बनाएं। कूल हो गया, क्योंकि इवेंचुअली हमारे भी लग रही है ना, तो हम जरूरी हैं अपने लिए और जनरली, और हमारी औलाद हमसे भी ज्यादा। हाँ, तो हमेशा कोल्ड प्रेस्ड करें। और हमजा भाई अब हम बोटॉक्स वाला पहले मास्क करते हैं, प्रोटीन। ठीक है, उसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एक एग वाइट। ठीक है, ये फॉर पीपल जो लोग 30s में आ रहे हैं या लेट 20s में हैं, हर किसी की अपनी एक एजिंग का तरीका होता है। ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये हमने डाली इसमें प्रोटीन, ये हमारा जा रहा है ग्राम फ्लावर, मतलब के बेसन का, बेसन, कॉफी, चीनी, फिटकरी है ये। अच्छा, 1 टीस्पून। ओके। फिटकरी से बहुत अच्छा टाइटनिंग इफेक्ट आता है, बट एट टाइम्स हार्श हो सकती है, तो आप पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा। अच्छा, ठीक है, नींबू भी डालेंगे क्या इसमें? ये अब ये फिटकरी डाली है, अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा सी सॉल्ट। ठीक है, सी सॉल्ट भी एक मिनरल है, इसके अंदर नींबू डालेंगे। नींबू मैं बता दूं क्यों, क्योंकि इससे स्मेल भी जाएगी अंडे की। एग्जैक्टली, और साथ कॉफी, और ये रिएक्शन एक बहुत बेहतरीन करता है स्किन पे, जिससे लाइटनिंग इफेक्ट आता है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, एलोवेरा जेल। वाह, अच्छा एलोवेरा आप ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? जल्दी। अच्छा, वरना ताजा भी डाल सकते हैं? ताजा ही डालना है आपने, ताजा ही डालना है। इफ नॉट, इट्स नॉट अवेलेबल, फिर आप ऑर्गेनिक प्रिजर्व्ड एलोवेरा जेल लें और उसको यूज करें। ठीक है, ये देखें, ये आपका बेहतरीन किस्म का मास्क रेडी है। इसको आपने अप्लाई करना है, उसके बाद आपने ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। जब आप इसको उतारेंगे अपने चेहरे से, तो आप नुमाया फर्क देखेंगे अपनी स्किन पे, ग्लेज आएगा, शाइन आएगी, और उसके साथ आपका कलर लाइट होगा, स्किन का कलर इवन हो जाएगा, और फाइन लाइंस के लिए ये बहुत अच्छा है। और अगर इफ यू हैव वेरी ड्राई स्किन, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मेरी बहुत ड्राई स्किन है। हाँ, अच्छा, तो मुझे तो फिर कोकोनट ऑयल के साथ है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। दिस विल रियली वर्क वंडर्स फॉर यू। आप देखें, और खुशबू कितनी अच्छी अच्छा, आ रही है। कोकोनट ऑयल डाल के बिल्कुल चली गई, जैसे मैं तो कहती हूँ नींबू से भी चली जाती है अंडे की, कॉफी से भी। कॉफी से भी कितना अच्छा हो गया। तो ये देखें, बेहतरीन किस्म का हमारा, भाई आई लाइक इट। एक क्योंकि मैं भी बनाती हूँ बोटॉक्स मास्क, उसमें मैं अंडा और नींबू, एक मैंने रेसिपी अपने यूट्यूब पे लगाई हुई है, बड़ी वायरल है, लोगों ने बड़ी दुआएं दी हैं उसको इस्तेमाल करके। मगर मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है ये उससे भी अच्छा। इसके अंदर कॉफी है, इसके अंदर फिटकरी है, एग्जैक्टली, इसके अंदर देखिए सॉल्ट्स भी है ना, इसके अंदर सॉल्ट है, सी सॉल्ट है, सी सॉल्ट, समुद्री नमक, हाँ, और साथ फिटकरी। अब फिटकरी भी लिफ्टिंग करता है, फाइन लाइंस पे हेल्प करता है, और सॉल्ट के अंदर भी मिनरल्स हैं, तो ये एक बहुत ही वेल रिसर्च, ये हिमालयन सॉल्ट है, ये पिंक सॉल्ट है। अच्छा, ये समुद्री नमक पड़ा है, ये देखें, ये जो हम वो जो टब में डालते हैं स्पा वगैरह के लिए। हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, ये भी डालना है, ये स्पेशल। ये क्या कर रहा है, सी सॉल्ट क्या कर रहा है? सी सॉल्ट जो है आपके अंदर मिनरल्स और जो बिल्टअप होता है, उसको ब्रेक करेगा। डेड स्किन सेल्स का जो बिल्टअप होता है ना, और जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जहां हमारे नाक के गिरदोनवा, आंखों के नीचे जहां ऑयल आता है, टी जोन पे, उसको ये क्लिंस करने में और डिटॉक्स करने में हेल्प करेगा। मास्क अच्छा ही है, ये मस्ट ट्राई करना है। और ये कब कब हम कर सकते हैं? अच्छा, आपने ये लगा के मास्क गर्म जगह पे नहीं जाना, पता चला आपके मुंह पे ऑमलेट बन गया है। आपने या गुस्से में नहीं होना, गुस्सा आए तो नहीं लगाना। पहले आप चेहरे पे अच्छा सा अपना चेहरा क्लिंस करें, उसके बाद आइसिंग करें अपने चेहरे पे, बर्फ लगाएं। ठीक है, एग्जैक्टली, वो मजीद इसको सेट होने में और बूस्ट करने में और लिफ्ट करने में हेल्प करेगा। और उसके बाद आप ये अप्लाई कर लें,
उसके बाद अगर आपको बहुत आपको पसीना आता है या गर्म जगह पे हैं आप, तो एयर ड्राई करें अपने चेहरे को। ओके। और फिर आप 15-20 मिनट इसको लगा रहने दें। अगर आपको इतनी स्वेटिंग नहीं होती और आप ये अच्छे से आपके स्किन पे बैठ जाएगा, ड्राई हो जाएगा, आप एयर कंडीशनिंग में है, तो 20 से 25 मिनट इसको लगा रहने दें और उसके बाद अपना आप चेहरा धोएं और आप फिर अपना देखें इवन कलर, लिफ्टेड स्किन और बेहतरीन गुलाबी गुलाबी गाल। और क्या बात, क्या बात। हमजा भाई जैसे हो जाएंगे हम, ब्रेक लीजिएगा। वेलकम बैक। और मैं अभी हमजा भाई से कह रही थी कि मैं जब तक के घर जाऊंगी तो ये मास्क लगा के चेहरे पे चली जाऊंगी। घर जब तक के पहुंचूंगी मेरा इतना ही कोई रास्ता है 20 मिनट का, तो वो ड्राई थोड़ा ज्यादा भी है, थोड़ा ज्यादा 40 भी मिनट लग कुछ जाते नहीं हैं। होता, ऑर्गेनिक चीजें कोई आप घंटा लगाई रखें, झुर्रियां तो नहीं हो जाएंगी? नॉट एट ऑल। बस ये होता है कि जब मास्क आप लगाते हो ना, तब फिर उसके बाद बहुत ज्यादा बातें नहीं करते, बहुत ज्यादा नहीं करते, ऐसे 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 करके। तो मैं इजाज को वीडियो कॉल नहीं कर not at सकती। all। और हमारी बहुत प्यारी बहन है फिजा, इनका ये है कि ये बोलते हुए एक्सप्रेशंस बहुत इनके स्ट्रांग हैं। हाँ। तो आपको तो बिल्कुल चुप रहना है। भाई उठा के अच्छा बिल्कुल अच्छा मास्क लगा के बोलना कुछ नहीं है, चुप। हाँ, क्योंकि आपने इसको सेट होने देना है ताकि ये लिफ्ट करे, आप मतलब मजीद क्रैकिंग ना हो आपके चेहरे पे। अच्छा ये तरीका है इसका, ठीक बिल्कुल। है। आई गॉट इट, हम ये लगाएंगे। अब हम बनाने लगे और हैं। मैं ये रील लगाऊंगी अपने फिर इंस्टा पे, Done, ठीक है। done तो हो फिर गया। आपको पता चल जाएगा, आप देख लीजिएगा कि रिजल्ट मेरे मुंह पे क्या आया आफ्टर दैट। डन हो गया। अच्छा, अब हम एक हाइब्रिड मास्क बना रहे हैं, Hybrid? which will work as a scrub as well as a mask, a pack. Hybrid. Hybrid. I like the name. हाँ, Hybrid मतलब mask. it's between both the things. Wow. It's best of both the worlds. Okay. उसके लिए हम लेंगे चावलों का आटा। ये आपकी कोरियन ग्लास स्किन के लिए ये Wow. मास्क है। अच्छा। ठीक है। और आपको पता नहीं है वहां पे कितना चावलों का पानी, जिसको हम चावलों की पिच कह के फेंक देते हैं, वो किस तरह यूज की जाती है ग्लॉसी स्किन के लिए और उसके कितने अच्छे इफेक्ट्स हैं आपकी स्किन के ऊपर। अच्छा जी, चावलों का आटा और साथ हमने लिए सूजी। ठीक है, आपने 3 चम्मच चावलों का आटा, 1 चम्मच सूजी। ठीक है। अच्छा, चावल के आटे से मुझे थोड़ा सा मेरी स्किन छिल जाती है, व्हाई अच्छा, दैट? मैं आपको इसका मतलब है सूट नहीं करता, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि रेमेडी का पहले पैच टेस्ट करें। पैच टेस्ट करने के बाद उसको 20-25 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर किसी किस्म का रिएक्शन नहीं होता तो फिर आप उसको पूरे अपने चेहरे पे अप्लाई करें, नहीं तो आप अपने साथ ज्यादती कर सकते हैं। मेरी स्किन थोड़ी सी छिल जाती है, मुझे जब चावल का तो आटा इसका हम आपको ये वाला मास्क नहीं लगाएंगे, हम आपको वो वाला मास्क अंडे वाला लगाएंगे। मेरे लिए ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें जी चला गया हमारा ये। ठीक है, आप होल मिल्क ले लें, आप कोकोनट मिल्क ले लें, साथ इसको पेस्ट बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे दूध। आपने ताजा दूध अच्छा बिल्कुल फ्रेश एग्जैक्टली फ्रेश मिल्क। साथ इसके अंदर जाएगा हनी। वाओ। और दूध आपने लेना है ठंडा। ठीक है। ये देखें, हनी एंड ये क्या है? नींबू? लेमन की मैं बीज निकाल रहा था ना। अच्छा। हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब भी हैं। अच्छा, इसमें हाँ। थोड़े वो फिजा ख्याल रखती हैं इस चीज का है ना? कि ये भी चलें। थैंक यू सो मच। ये देखें। अच्छा, इसके साथ अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगेन ठीक है, बताने का मकसद इसके अंदर आप आलमंड ऑयल डाल लें। ठीक है। इफ नॉट आलमंड ऑयल तो फिर कोकोनट ऑयल। थोड़ा इधर करके कर लें ताकि ये लोग देखिए। देख लें। इधर इसके अंदर हमने लेमन डाला है। ठीक है। इसके अंदर आलमंड ऑयल और यहाँ को हमारे पास कोकोनट ऑयल है, तो हम कोकोनट ऑयल डाल रहे हैं। ये ओके, ठीक ये है। देखिए, ये बेहतरीन किस्म का अच्छा, आपका चावल का जो आटा है वो थोड़ा सा अपना फॉर्म छोड़ेगा भी, फूलेगा भी। हाँ। कहते हैं चावल के आटे को अगर किसी चीज में इस्तेमाल करो तो थोड़ी देर छोड़ो, वो मुंह खोल खाने ले, के लिए अपना नहीं, फूल नहीं, जाए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमने यही तो करना है। अच्छा। कि ये स्किन पे जाके फर्मेंट हो, स्किन पे जाके सिट करे, वहां पे जाके ये एक्सपैंड करे, एक्सफोलिएशन का प्रोसेस शुरू हो। आपने, और इसके अंदर सूजी है। ठीक है। आपने इसको ड्राई होने देना है अपनी स्किन पे। इसके अंदर लेमन है, इसके अंदर आप एलोवेरा भी डाल सकते हैं। क्या करने लगी हैं? मैं चेक करने लगी थी। ये वाला कर रही हाँ, हैं? ये वाला इसमें चावल के आटे वाला हाथ पे तो कर इसको सकती इसको बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा सा आपको करने के लिए ना इसके अंदर मैं एलोवेरा जेल डाल देता हूँ। हाँ। ताकि वो आपके लिए हार्श ना रहे। अच्छा, ठीक है ना? मैंने कहा देखें तो सही है ना सीन। अब सही है जी। ये अच्छा, इससे वाइटनिंग इफेक्ट भी आएगा। अच्छा, बिल्कुल अच्छा। ब्राइटनिंग और बड़ा जबरदस्त किस्म का। और ये कितनी देर के लिए मलना है चेहरे पे पहले? ये आप इसको हाथ पे लगाएं। हाँ, दोनों तरफ करके इसको, फिर आपके हाथ ऐसे ही रहेंगे फिजा के। और मुझे बड़ा मजा आता है जब फिजा प्रैक्टिकल ऑन एयर करती है, मजा आ जाता है। नहीं, मैंने कहा करके तो देखेंगे तो मजा आएगा। वैसे मलने में तो मजे का लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाथ अच्छा, ये आप नेक साफ पे, मजे हो रहे हैं। हाथों पैरों पे
चेहरे पे हर जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। पर अगेन वही बात कि पैच टेस्ट आपने जरूर करना है, आपको अपनी स्किन की नेचर का पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिक चीजों को भी कैसे रिएक्ट कर सकती है। अच्छा, ये ड्राइनेस वाला बड़ा भी चल रहा है मसला, आपको पता है ना? देखे जो ड्राई मौसम, खुश्क मौसम, इससे मैं बड़ी इरिटेट हो गई हूँ। मतलब गर्मियों में खुश्क मौसम का इतना मसला चल रहा है, सर्दियों में जब आप गर्मियों में फिजा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते तो आपके जो चेहरे के ग्लैंड्स हैं वो डिहाइड्रेट होके सीबम ऑयल स्पिट करना शुरू कर देते हैं। तो चेहरे को मॉइस्चराइज करके रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बनाने लगे हैं एक बहुत ही जबरदस्त ट्रॉपिकल मास्क स्पेशली फॉर समर्स, ठीक है। इसमें हम लेंगे चीनी 1 टेबलस्पून, इसके अंदर हम डालेंगे कद्दूकश करके एप्पल को। एप्पल के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड। ये देखें, हाँ। अच्छा, मैलिक एसिड, कौन सा मैलिक एसिड होता है? मैलिक एसिड होता है इसके अंदर, और मैलिक एसिड सिट्रिक एसिड की ही रेलेवेंट फैमिली से ही आता है। अच्छा, ठीक है। ये भी हाइब्रिड है बिटवीन अ मास्क, अ पैक एंड अ स्क्रब। इसमें जाएगा कोकोनट मिल्क, इसमें जाएगा नारियल का बरादा, खुशबू है, ये देखें, अच्छा लग रहा है खोपरा मल लियो हाथों में। ये देखें, इसके अंदर जाएगा नारियल का बरादा, कोकोनट मिल्क। अच्छा, लेमन, अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आपने बेशक हमारे पैक्स में से माइनस कर देना है, जरूरी नहीं है कि अच्छा, हाँ, क्या आपने हर चीज वो करनी है। मगर लेमन करेगा क्या इसके साथ? लेमन जो है इसको लाइटनिंग इफेक्ट देता है ना आपकी स्किन को। ओके, विटामिन सी वाला काम कर रहा है ना। एग्जैक्टली। तो इसके अंदर, हाँ जी, साथ शुगर गई है इसके अंदर। इसके अच्छा, अंदर भी एलोवेरा जेल। ये देखें, एक मिनट इधर आए जरा, इसका क्लोज करें। ये देखें, सिर्फ ये देखें, दिख रहा है किसी को? ये रिजल्ट दिख रहा है? मैंने सिर्फ अभी साफ किया है, अभी हल्का सा दिखाने के लिए कि मेरी स्किन में इधर उधर फर्क देख लें। दिख रहा है? और जब मैं धोऊंगी तो कितना साफ हो जाएगा मेरा स्किन। ओए होए हमदा भाई, बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको थोड़ा ड्राई होने दें। बहुत जबरदस्त चीज है। देखिए, मैं जो भी चीज ला रहा हूँ हम पूरी रिसर्च के साथ ला रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा सी सॉल्ट ऐड करेंगे। सी सॉल्ट अगेन बिल्ट अप थोड़ा हार्श होता है, पर आपने क्वांटिटी कम रखनी है, बिल्ट अप को रोकता है। एक बाहर एक बड़ा मशहूर ब्रांड है, उसका सी सॉल्ट का जो स्क्रब है ना, इतना सा टब, वो पाकिस्तानी तकरीबन 24,000 रुपए का है। मैं आपको उस ब्रांड का नाम बताऊंगा ऑफ एयर, ठीक है। तो आप ये चीजें घर पे बहुत अच्छे तरीके से बना के, ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट नहीं तो बता दें। लॉक्सिटैन उस ब्रांड का नाम है, उसके बड़े अच्छे सिरम्स वगैरह होते हैं। हाँ, तो वो ये देखें, वाह, ये आपका बेहतरीन हमारा ट्रॉपिकल, ये गर्मियों के लिए बेहतरीन है। इसके अंदर एलोवेरा है, कोकोनट ऑयल है, एप्पल है, शुगर है, सी सॉल्ट है। आप देखें ये कैसा कमाल का पैक है। नेक्स्ट टाइम ना हम यहाँ पे लड़के रखेंगे फिजा अपने साथ, लड़कों के चेहरों पे लगा के दिखाया करेंगे। लड़कियों की तो स्किन फिर बेहतर होती है, लड़के ख्याल नहीं रखते कि इंस्टेंट इफेक्ट कैसा आता है। मुझे तो लगता है लड़कों की स्किन ज्यादा अच्छी होती है। लड़कियां जो हैं जितना ख्याल रखती हैं उसके बावजूद, असल में लड़कियां बाजारी चीजों से ख्याल रखती हैं, किचन से ख्याल रखें ना, घर की चीजों से। देखिए, नेचुरल इज ऑलवेज टेंडर एंड गुड टू योर स्किन। जो हमारे यहाँ पे मर्करी बेस्ड ब्राइटनिंग वाइटनिंग क्रीम्स आई हुई हैं, दे आर वेरी डेंजरस। सारी बच्चियां जो ये शो देख रही हैं, अपने कंप्लेक्शन को ओन करें। आप अपने आप को ब्राइट कर सकते हैं, वाइट नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड सिवाय 1-2 कुछ इंजेक्शंस के जो वाइटनिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। ब्राइटनिंग हो सकती है, आप कंप्लेक्शन इवन कर सकते हैं, आप अपना चेहरे का रंग बदल नहीं सकते। तो अगर रंग बदलता होता तो फिर सारी दुनिया चिट्टी गोरी ना हो जाती। वाकई। तो आपका जो कंप्लेक्शन है वो जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको बनाया, बेस्ट बनाया, उसको ओन करें। आपको पता है मेरी अम्मी की जब डेथ हुई ना, तो मेरी अम्मी के चेहरे पे कोई झुर्रियां नहीं थी। मेरी अम्मी के तो कोई, मैंने नहीं देखा। देखें, जेनेटिक्स, अगर आपकी जेनेटिक्स स्ट्रांग है, आप जेनेटिकली अगर आप यू वेल टेकन केयर ऑफ, और जेनेटिक्स आप बंगाल से नहीं, बंगाल से नहीं, मगर बांग्लादेश रही हूं मैं 5 साल। वही वो आप देखिए ना, जेनेटिक्स हैं। जेनेटिक्स अगर आपकी अच्छी है ना, आपने अगर आप देख लो ना आपके बाल क्यों उड़ रहे हैं, तो अपने वालिद साहब के बाल देख लो, अपने दादा के देख लो, अपने मामुओं के देख लो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द जेनेटिक्स। फिर हम मछली भी खाते हैं ना, 12 महीने हमारे घर में मछली खाई जाती है। बहुत अच्छी बात है, ओमेगा 3 से भरपूर। देखें, जब ओमेगा 3 आपके अंदर पूरा है, प्रोटीन्स आपके अंदर जा रही हैं, हेल्दी ऑयल्स आपके अंदर जा रहे हैं, बाहर से तो हमने कर लिया, पर अंदर से जाके अब्सॉर्ब होके बाहर निकलना भी उसका बहुत जरूरी है। अच्छा, मेरी जो बड़ी बहन है, हम लोग 8 भाई बहन है ना, तो जो 5 बहनें हमारी, उनको भी ना उन्होंने कभी बोटॉक्स लगाया ना फिलर लगाया, गोरी गोरी चिकनी चिकनी स्किन है उनकी। जो लिपस्टिक पकड़ेंगी यहाँ लगाएंगी, यहीं गालों में लगा लेंगी और हसीन लगती हैं। क्या बात है। देखिए, यही ये अल्लाह ताला की बहुत प्यारी देन है।
आपने देखें कुछ लोग सही रहते हैं, कुछ लोगों को मेंटेनेंस करनी पड़ती है। जिनको करनी पड़ती है उनके लिए हम ये बेहतरीन रेमेडीज ला रहे हैं, बना रहे हैं, मेरी बहनें यही सब कुछ करती हैं। हाँ, ये देखें, ये जो मैंने किचन अभी में खड़े-खड़े बच्चों के ये जो मुंह ट्रॉपिकल मास्क मैंने बताया है, अब इसमें देखें हमने लेमन भी ऐड किया है, पर इसके अंदर एप्पल के अंदर अपना सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ब्राइटन करेगा, बिल्ट अप ऊपर से डेड स्किन का हटाएगा और आपकी स्किन बेहतरीन हो जाएगी, ग्लो करेगी। और आप मुझे और फिजा को दुआएं देंगे। हमजा भाई मेरी तरफ से ज़रा खुदाफिज कर दें सबको, क्योंकि आज मुझे मज़ा बड़ा आया और मैं हाथ में जो है ना ये मास्क भी लगा के बैठ गई हूँ। तो मेरी तरफ से तो खुदाफिज, अगले शो में मिलेंगे। हमजा भाई आप भी खुदाफिज कह दें। फिजा की तरफ से और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।